It is the phenomena of bending of light ray from its usual path, जो उसका पाथ था उससे वो बेंड कर गई, ठीक है. It is the phenomenon of bending of light ray from its usual path when it goes from, कहाँ से, one medium to another, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बेंड कर जाएगी. इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं. और रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ये बड़ी चीज है. तो भैया अगर आपसे कभी भी पूछ ले, जैसे कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन वाइवा में पूछता है, बेटा आप लोग इस साल प्रैक्टिकल देंगे, फाइनल का प्रैक्टिकल भी देंगे और उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा वो वाइवा लेगा. तो जब वाइवा में पूछा जाता है तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछी जाती है कि भाई साहब आप लोगों ने जो रिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट किए हैं तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है. आप सोच में पड़ जाते हो, यार रिफ्रैक्शन बात में सही कह रहा है कि कारण क्या है. तो रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. ठीक है, तो आपको रीजन भी यही देना है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, उस वजह से रिफ्रैक्शन होता है. और ये पॉइंट हम यहां लिख भी लेंगे. क्या लिख लेंगे, इट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट, अलग अलग है ना, डिफरेंट मीडियम. बेटा अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसी वजह से ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व होता है. मेरे ख्याल से मैंने क्लैरिटी से लिख लिया. इट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई. आइए अब हम बात करेंगे अगली नई चीज के बारे में जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या होता है भाई साहब, ये जानना बहुत जरूरी है. इसको जो डिनोट करेंगे वो एन से डिनोट करेंगे. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करेंगे. तो एन क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड किसकी, लाइट की, किसमें, एयर में या वैक्यूम में, जिसको हम फ्री स्पेस कहते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन, बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. जिस मीडियम में बात कर रहे हैं उस मीडियम में उसकी स्पीड, एयर का, मीडियम का स्पीड का रेशियो निकालेंगे लाइट का. ठीक है, एयर अपॉन मीडियम करेंगे. वो रेशियो जो आता है वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. इस मीडियम की, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं. ठीक, चलो लिखते हैं इसको. एन बराबर है, बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को सी से डिनोट करते हैं, आपको याद है, और मीडियम में उसको वी से डिनोट करते थे, याद आ रहा है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में बड़ी खूबसूरत सी बात बताई थी मैंने कि C बराबर किसके होता है, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है. याद आ रहा है, याद आ रहा है. तो C बराबर 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और V बराबर 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन. तो बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा और एप्सिलॉन हो जाएगा. याद आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने बताया था ये चीज. तो यही चीज हम यहां लिख देंगे. अब आप यहां पे देखिए क्या मिला हमको, म्यू अपॉन म्यू नॉट मिला और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला, और यही हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. तो n इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर से हमने
डिस्कस कर लिया फॉर्मूला नंबर 1, है ना। ठीक है साहब। नहीं, एक्चुअली में फॉर्मूला नंबर 1 तो ये होगा, n बराबर C/V। इसको 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना इनजस्टिस हो गई, इसके साथ इनजस्टिस हो जाएगी, वो नहीं करेंगे, इसको पहला नंबर देंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। n, चलो चलते चलो। अरे बेटा आप लोग क्यों परेशान होते, देखो सब आराम से सब चीज़ें सीखते चलो, इजी इजी चीज़ें, कुछ भी नहीं है, मैं हाथ में हूं ना। आप लोग टेंशन मत करना, बस ये चीज़ है। आप लोग टेंशन बहुत करते हो, घबराते बहुत हो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप लोग घबराते हो, परेशान होते हो, और फिर आप घबराहट में आप जो है चीज़ों को गलत करते हो, अच्छा नहीं लगता। आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। C/V, ये तो क्लियर हो गया। अब आप बताओ मुझे C क्या होगा, बताओ। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वो बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये हो गया लैम्डा ए, मतलब वेवलेंथ इन एयर, और न्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, बोलो कोई दिक्कत। और v यानी कि वेवलेंथ इन मीडियम, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब आप कहेंगे सर ऊपर नीचे दोनों में क्यों रखा, आपको याद है मैंने बोला था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम का मतलब लाइट का कलर भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो ये अगर आप देखें तो कट्टम कुट्टा हो गया, यानी कि n बराबर C/V, और यही हो जाएगा लैम्डा A/लैम्डा m। बात समझ में आ गई। तो ये n का तीसरा फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटा, है ना। तो एक तो C/V हो गया, दूसरा लैम्डा A/लैम्डा m हो गया। अगर मान लो कई बार होता है कि वेवलेंथ गिवन है एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में, तो भैया मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 नंबर के फॉर्मूले हो गए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात मैं समझता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। चलिए आगे बात करते हैं। आगे की कहानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही आप जानते हैं, एक्चुअल में लोअर क्लास में इसी के बारे में ज़्यादातर बात होती है। तो रिलेटिव सही तो है लिखा हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है साहब। चलो ये हो गया हमारे पास अंडरलाइन। हा मज़ा आ गया। इसको किससे डिनोट करेंगे ये भी लिख देते हैं, इसको डिनोट करेंगे म्यू से, बिल्ली वाला म्यू, ठीक। तो अगर हम लिखते हैं 1 μ2, क्या लिखा मैंने, 1 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में, 2 सबस्क्रिप्ट में, म्यू, ऐसे लिखते हैं 1 μ2। तो ये हो गया क्या, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बेटा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे बहुत टाइम वेस्ट होता जाएगा, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 2, बोलो बेटा। सेकेंड मीडियम नीचे वाला, ऊपर रहता है ध्यान रखिए, अपॉन एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 1। बात समझ में आ गई। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो 1 μ2 इज डिफाइंड एज क्या, इट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन लिख रहे हैं तो बेटा इसलिए RI पूरा लिख दिया, है ना, ऑफ सेकेंड मीडियम, WRT, बोलो क्या होगा WRT, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना। तो इसको डिफाइन भी इसी तरीके से करेंगे, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसीलिए ऊपर आ गया एब्सोल्यूट RI ऑफ सेकेंड अपॉन एब्सोल्यूट RI ऑफ 1। तो बेटा 1 μ2 इसको लिखेंगे N2 अपॉन N1, बोलो बोलो कोई दिक्कत,
बोलो बेटा कोई दिक्कत नहीं ना। और ये आ गया आपका फॉर्मूला नंबर 4। आप कहेंगे सर इतने फॉर्मूले कैसे याद करें, बड़ा दिक्कत होती है याद करने में। बेटा कुछ नहीं है, ज़रा सा एक बार बस 10 मिनट की वो दोबारा रिवीजन कर लो बस, और कुछ नहीं है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो 1μ2 बराबर n2 अपॉन n1 हो गया। आओ इसकी एनालिसिस करते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 1μ2 ये बराबर n2 अपॉन n1 हो गया, यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये बराबर किसके होगा बताओ बेटा, c अपॉन v2 होगा। बेटा n2 को तो हम लिख सकते हैं c अपॉन v2, और n1 को क्या लिखेंगे, c अपॉन v1 लिखेंगे। बताओ बेटा कुछ मुश्किल है नहीं ना। n बराबर c अपॉन v होता है, तो n2 बराबर c अपॉन v2 और n1 बराबर c अपॉन v1। दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, अब एयर नहीं है, अब दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं। तो c और c कैंसिल हो गए, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, v1 ऊपर चला गया और v2 नीचे आ गया, हो गया। तो 1μ2 इज एक्चुअली इक्वल टू n2 अपॉन n1, वो बराबर v1 अपॉन v2 होगा, उल्टा हो जाएगा। और v1 बराबर होगा, बताओ बताओ, लैम्डा 1 न्यू। बोलो बेटा, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। और ये नीचे हो जाएगा लैम्डा 2 इंटू न्यू। और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, मीडियम चेंज होते थे, फ्रीक्वेंसी तो चेंज करेगी नहीं। तो न्यू और न्यू कथन खुद था। तो बेटा ये लिख दिया 1μ2 बराबर n2 बाई n1, और ये बराबर v1 बाई v2, और ये बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 हो गया। वाह वाह वाह, अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई, फॉर्मूला नंबर 5 आ गया। बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ गई। मुश्किल है क्या, है क्या, नहीं ना, बहुत इजी है, एक बार बस एक बार प्रैक्टिस। अच्छा, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 1μ2 अगर n2 और n1 का रेशियो है, तो बेटा बताओ 2μ1 क्या होगा। ओ इसको ऊपर लिखो, ये हा, बताओ बताओ। अब तक तो आप लोगों ने सोचे सर ये तो n1 और n2 होगा, n1 अपॉन n2 होगा ना। बिल्कुल सही लिखा मैंने। अगर 1μ2 n2 अपॉन n1 है तो 2μ1 बराबर n1 अपॉन n2। और यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, मजा आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1μ2 इंटू 2μ1, हा। चलो आप तो तुरंत कह देंगे सर ये तो 1 ही होगा। हाँ बिल्कुल सही, ये तो 1 ही होगा, और वही तो हम निकालने जा रहे हैं। ये यार गड़बड़ क्यों हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 1μ2 इंटू, ये भी ऊपर लिखो भाई, 2μ1, ये हो जाएगा n2 बाई n1, और ये हो जाएगा n1 बाई n2। इको कटम कुट्टा, इको कटम कुट्टा बराबर 1। तो 1μ2 बराबर 1 अपॉन 2μ1 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। अरे ये बहुत बढ़िया बात हो गई। ये देखो, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अरे सब निकालते चल रहे हैं, क्या है, कौन सा ऐसी बात आ गई। हाँ सब हो गया, चलो वेरी गुड, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। आगे बात करते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन कर लें तभी मज़ा आएगा, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, तभी मज़ा आएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन, इफ गिवन है ए म्यू जी मतलब ग्लास, ए मतलब एयर, गिवन है 3/2 एंड ए म्यू डब्ल्यू गिवन है 4/3। डब्ल्यू मतलब वाटर, जी मतलब ग्लास,
ए मतलब एयर। बिल्कुल क्लियर है? अरे ये तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है बेटा, एक बार याद रखना, वाटर, ग्लास, एयर, बस। ठीक है, ये दो चीजें गिवन है, 3/2 और 4/3। देन अरे हरे कलर से लिखो क्वेश्चन को, तो हरे कलर से लिखने में मजा आता है। देन फाइंड, फाइंड साउथ इंडियन लैंग्वेज में फाइंड, क्या फाइंड, ए क्या निकालेंगे, जी म्यू ए निकालो, दूसरा क्या, डब्ल्यू म्यू ए, आहा, तीसरा जी म्यू डब्ल्यू, आहा, चौथा डब्ल्यू म्यू जी। और कुछ बचेगा क्या? नहीं नहीं, बहुत हो गया बस। चलो आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो बड़ी गजब की चीज लिख दी, और ये कैसे निकलेगा सर? अरे बेटा जो अभी सीखा है तो वैसे ही तो निकलेगा, कोई अलग से कोई नया फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, यहीं से तो निकलेगा। चलो करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, ए म्यू जी गिवन है, तो आपको पता है कि जी म्यू ए बराबर ए म्यू जी का रेसिप्रोकल होगा, बोलो। तो ए म्यू जी 1/a म्यू जी, उल्टा हो जाएगा ना, अभी पीछे लिखा था याद है ना, 1 म्यू 2, 2 म्यू 1, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, वही चीज आ गई। अब 1 और 2 की जगह जी और ए आ गया, बस। तो जी म्यू ए इज इक्वल टू 1/a म्यू जी। ए म्यू जी गिवन है कितना, 3/2, तो 1/3/2, ये हो गया 2/3। ओहो, पहला पार्ट आ गया। मुश्किल है क्या? नहीं ना, काहे को मुश्किल होगा भैया, ऐसे थोड़े ना मुश्किल होगा, आसान तो है, बिल्कुल है आसान है ना। चलो बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट क्या था, डब्ल्यू म्यू ए निकालना था। बताओ बताओ ये क्या होगा, 1/a म्यू डब्ल्यू, यही हो जाएगा, इसी का उल्टा। तो ये हो जाएगा 1/a म्यू डब्ल्यू, दीवन है ना 4/3। हाँ, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। मुश्किल है क्या? नहीं ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है, लेकिन सी और डी कैसे निकलेगा? आ जाओ सी और डी करते हैं। चलो चलो बेटा, जी म्यू डब्ल्यू, बताओ बताओ। अब आप एक्चुअली में ऐसे देखो, नीचे वाला विद रिस्पेक्ट टू जी, यही होगा, तो एन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एन जी, बोलो बेटा, होगा, यही लिख सकते हैं। ऊपर और नीचे एन ए से डिवाइड कर दो, तो एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, और नीचे हो जाएगा एन जी अपॉन एन ए। कोई दिक्कत? क्या किया हमने, पहले तो इसको लिख लिया एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, ठीक है, नीचे वाला ऊपर होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट वाला नीचे होता है, ये तो पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको ऊपर नीचे को एन ए से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, चलो एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू, होगा ना, बोलो। और ये क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, हो गया ना। अब दोनों की वैल्यू पता है, तो जी म्यू डब्ल्यू आ जाएगा क्या, ए म्यू डब्ल्यू गिवन है 4/3, और ए म्यू जी गिवन है कितना, 3/2। ओए होए, ये ऊपर गया 8 और ये उधर गया 9, तो ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, जी म्यू डब्ल्यू 8/9 आ गया। मुश्किल है क्या भाई? नहीं ना। अब चौथा पार्ट तो बहुत इजी है भैया, जब ये आ गया तो ये क्या होगा, आपको पता है डब्ल्यू म्यू जी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, बोलो बोलो, दैट इज इक्वल टू 1/g म्यू डब्ल्यू। बस इसको निकालने की दिक्कत है, उसके बाद तो ये तो निकल ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8/9, ये हो जाएगा 9/8, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो आ जाएगा डब्ल्यू म्यू जी 9/8, ये आंसर इसका आ गया। ठीक है साहब, कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीख लिया, मजा आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है,
हमने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला। फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में c की जगह 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट देखा था, v की जगह 1/μ और एप्सिलॉन देखा था, तो रेसिप्रोकल में इस तरह से लिख लेंगे, जो कि μr और एप्सिलॉन r हो गया, तो n की वैल्यू μr एप्सिलॉन r हो गई। पता है ना μr एप्सिलॉन r क्या होता है? रिलेटिव परमीएबिलिटी, μr, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के अंदर ये दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने वेवलेंथ के टर्म्स में लिख लिया, और उसके बाद हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिफाइन किया 1/μ2 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और फिर उसके बाद हमने 1/μ2 और 1/2μ1 का देख लिया, रेसिप्रोकल होता है 1/μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा के ये न्यूमेरिकल कर लिया है। मज़ा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी।